इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के ज़रिए, इन इंटरनेशनल एजेंसीज़ के ज़रिए G20 जैसे मोर्चों को क्रेडिबिलिटी मिलती है, क्योंकि अगर आप G7 से केवल तुलना करें तो हालांकि अनौपचारिक तौर पर आप देखें तो G20 का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासात्सुगु असाकावा, जिनका भारत मंडपम में आगमन हो चुका है। पहले मेहमान आज के G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता में भारत मंडपम में प्रवेश करते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी विकास की सोच को आगे बढ़ाता है, बहुत ही आवश्यक। इसी सोच के तहत ये बैंक विभिन्न देशों को वित्त भी उपलब्ध कराता है और ये विकास को भी गति देता है। इन मायनों में एशिया के विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक अपनी भूमिका लगातार बढ़ाता रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासात्सुगु असाकावा का स्वागत करते हुए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अध्यक्ष क्लास नॉट भारत मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं। 2021 से ही वे एफएसबी के अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें एक लंबा अनुभव रहा है। वे यूरोपियन सेंट्रल बैंक के गवर्निंग काउंसिल के भी सदस्य हैं, जनरल काउंसिल के भी सदस्य हैं और वे आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के भी सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एफएसबी के अध्यक्ष क्लास नॉट का स्वागत करते हुए। और एफएसबी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आईएमएफ के साथ मिलकर के इन्होंने सिंथेसिस पेपर तैयार किया है। भारत ने जो अपनी प्रेसिडेंसी में क्रिप्टो को रेगुलेशन को लेकर के प्राथमिकता दिखाई, उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट एफ हांगबो, जिनका प्रवेश हो चुका है, वे आईएलओ के 11वें डायरेक्टर जनरल हैं और वे पहले अफ्रीका महाद्वीप के नागरिक हैं जिन्हें ये पद मिला है। 2022 से ही वे इस पद पर आसीन हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट एफ हांगबो का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये हैंडशेक बहुत कुछ बयां करता है। और G20 की अध्यक्षता में मिनिस्ट्रियल कम्युनिके और आउटकम डॉक्यूमेंट जो कि लेबर पर है, उसको भी स्वीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, जो वर्ल्ड बैंक की सीईओ भी रह चुकी हैं और 3 महीने के लिए इंटरिम प्रेसिडेंट भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की रह चुकी हैं। और कल हमने देखा कि जब इनका आगमन हुआ था हवाई अड्डे पर, तो भारत की संस्कृति को देख वे बेहद आनंदित हो रही थीं, स्वयं भी नृत्य में जुड़ रही थीं। और इसी जोश और उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का प्रवेश भारत मंडपम में। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन्होंने दिया कल ही कि इंडिया जो है एक शाइनिंग एग्जाम्पल है इन अ वर्ल्ड ऑफ फेसिंग मेनी अनसर्टेनिटीज एंड द रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्राइमरीली रूटेड इन द सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट इंडिया हैव ओवरटेकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएमएफ के चीफ का स्वागत करते हुए, और आईएमएफ की अध्यक्षता में बहुत सारे मुद्दों पर मंथन हुआ और भारत की प्रेसिडेंसी की जो प्राथमिकताएं हैं, आईएमएफ ने खुल करके उनका स्वागत किया और प्रेसिडेंसी को पूरा समर्थन आईएमएफ ने जताया है। आईएमएफ के कई सारे सिंथेसिस पेपर भी G20 लीडर्स की समीक्षा के लिए पहुंच चुके हैं। तो विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का पहुंचना जारी। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, जो इससे पहले यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के कमिश्नर भी रह चुके हैं। 10 साल तक वे वंचित और संवेदनशील समूहों, उनके मुश्किलों को बहुत करीब से महसूस करते रहे हैं। ये ज्ञात रहे कि जब वो कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज थे, उस वक्त सीरिया, इराक, सूडान, यमन, इनके विस्थापितों का दर्द भी उन्होंने करीब से देखा है। वे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी जनरल के तौर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, कई महत्वपूर्ण शुरुआत की हैं। और G20 की अध्यक्षता के लिहाज से ये समझना जरूरी है कि कल ही उन्होंने बड़ा बयान दिया कि यूनाइटेड नेशंस में भी रिफॉर्म के लिए वो तैयार हैं। यूनाइटेड नेशंस के चीफ के तौर पर ये बड़ा बयान, भारत की प्रेसिडेंसी में आना और भारत की प्रेसिडेंसी को समर्थन देना, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक बड़ा बयान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का स्वागत करते हुए प्रेसिडेंट अजय बंगा, जिनका स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वे पहले श्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की अध्यक्षता उन्होंने संभाली है। और
महत्वपूर्ण बात कि उनका बिजनेस वर्ल्ड में भी काफ़ी महत्वपूर्ण अनुभव रहा है, जिसके बाद वे फिलहाल वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और इस वक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस, पहले डायरेक्टर जनरल जो अफ्रीकन रीजन से WHO के डायरेक्टर जनरल बने। उन्हें मलेरिया पर अनुसंधानकर्ता के रूप में विश्व में पहचाना जाता है और डायरेक्टर जनरल बनने से पहले वे वैश्विक स्वास्थ्य से भी जुड़े रहे हैं। ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस के भी वे अध्यक्ष रहे हैं और जिस वक्त कोविड महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ लिया था, उस वक्त उनकी अध्यक्षता में WHO ने महत्वपूर्ण कार्य किए और इस स्थिति में विश्व के समक्ष एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी प्रस्तुत किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस। G20 की अध्यक्षता में वन हेल्थ अप्रोच पर एक बड़ा फोकस और WHO की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। वर्किंग ग्रुप की हम बात करें तो भारत की अध्यक्षता में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, इसको अडॉप्ट किया गया है। वो लीडर्स के समिट के दौरान उसे रखा जाएगा और अगर उसको समर्थन मिलता है तो ये विश्व के स्वास्थ्य को और ज़्यादा समावेशी बनाने के लिए, और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए, और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए बहुत बड़े मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस का स्वागत करते हुए सांकेतिक रूप से लगता है कि उनका हालचाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री। और अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सेक्रेटरी जनरल मथियास कामन, जो ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करते हुए। इंटरनेशनल टैक्सेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग में OECD की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, उनके रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल गोजी ओकोंजो-इवियाला, जो पहली महिला डायरेक्टर जनरल रही हैं WTO की और पहली अफ्रीकी नागरिक जिन्हें WTO की अध्यक्षता मिली है। गोजी ओकोंजो-इवियाला जो ग्लोबल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में काम करने का इन्हें 40 वर्षों का अनुभव रहा है और अंतर्राष्ट्रीय विकास के विशेषज्ञ इन्हें माना जाता है और फिलहाल WTO की अध्यक्षता संभाल रही हैं। 21वीं सदी के लिए WTO को तैयार करना, WTO में रिफॉर्म, इसकी लगातार बात करता रहा है भारत और प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्पष्ट तौर पर WTO में रिफॉर्म्स की वकालत की और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की वर्किंग ग्रुप में WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भारत इस मुद्दे पर लगातार बात करता रहा है कि विकासशील देशों को, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को WTO में और ज़्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। मार्केट एक्सेस में जो विकसित देश हैं, विकासशील देशों की मदद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोजी ओकोंजो-इवियाला WTO के डायरेक्टर जनरल का स्वागत करते हुए। और अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असुमानी इस वक्त मंडपम में प्रवेश करते हुए अफ्रीकी संघ, जिसको इस शिखर सम्मेलन में सदस्यता मिल सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असुमानी का स्वागत करते हुए और जिस तरीके से गले लगकर गर्मजोशी के साथ हैंडशेक किया जा रहा है, ये बताती है कि अफ्रीकी संघ को G20 शिखर सम्मेलन में सदस्यता मिलने के आसार पूरे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ सकती है दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट शायद दिल्ली से निकल सकता है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष जिनका स्वागत हो रहा था और अब आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि और अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष जिनका स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ओमान के उप प्रधानमंत्री सईद असाद बिन तारिक अल सईद, जिनका आगमन मंडपम में। ओमान की कैबिनेट में सुल्तान के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी उप प्रधानमंत्री ही होते हैं और ऐसे में अपने देश ओमान का G20 में आमंत्रित देश के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ओमान के उप प्रधानमंत्री। अतिथि देवो भव की अवधारणा को ज़मीन पर उतारते हुए भारत मंडपम में G20 की अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन से ठीक पहले सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उसके बाद अतिथि राष्ट्र, उनका स्वागत, ये हमारी परंपरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन अतिथि देशों का G20 की बैठकों में शामिल होना एक ग्लोबल इम्पॉर्टेंस उनके लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के उप प्रधानमंत्री
सईद असाद बिन तारिक अल सईद का स्वागत करते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनका आगमन हो गया है। बांग्लादेश हमारा बेहद करीबी पड़ोसी देश। कल ही प्रधानमंत्री की बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इस द्विपक्षीय वार्ता में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाना, कमर्शियल लिंकेजेस को बढ़ाना, कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का औपचारिक स्वागत करते हुए। पड़ोसी देशों के साथ भारत सदा ही अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने में जुटा रहता है और ऐसे में बांग्लादेश, जिनसे हम सीमाएं साझा करते हैं, हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश। और अब मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, इजिप्ट जहां पर भारत अपने बहुत ही करीबी रिश्ते साझा करता है और राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के साथ अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में इजिप्ट की यात्रा भी की और दोनों देशों और ऐतिहासिक यात्रा, कई सालों के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री इजिप्ट की यात्रा पर गया और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। और मुझे लगता है कि वहीं पे इनविटेशन प्रधानमंत्री ने दिया और इस वक्त तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का स्वागत करते हुए, हैंडशेक करते हुए। और इस वक्त मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं। मॉरिशस के साथ भी भारत की कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इस वक्त दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष का जश्न भी मनाया जा रहा है। और द्विपक्षीय वार्ताओं में भी फिनटेक, ढांचागत विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी जोर रहा, क्योंकि मॉरिशस पहला ऐसा देश है अफ्रीकी महाद्वीप का जिसके साथ सेपा भी एग्रीमेंट पर भी आगे हम बढ़ चुके हैं, इसको भी हम साझा करते हैं। तो दोनों देशों के बीच के रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण। भारतीय मूल के कई नागरिक मॉरिशस में अपने कारोबारी संबंधों को आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं और मॉरिशस को टैक्स ट्रीटीज़ के लिहाज से भारत के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण देश के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ का स्वागत करते हुए और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट, नीदरलैंड्स जो आमंत्रित देशों की फहरिस्त में शामिल है और नीदरलैंड्स के साथ भारत का आदान प्रदान महत्वपूर्ण स्तर पर होता रहता है। नीदरलैंड्स की जो वाटर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और राष्ट्रपति जब यहाँ की यात्रा पर थे तो बहुत सारे बायलैटरल्स के जरिए दोनों देशों के कारोबारी संबंधों को और मजबूत बनाने की कोशिश की गई थी। और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री जिस मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़े और गले लगकर प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने गर्मजोशी से किया, उसके साथ देख सकते हैं कि दोनों देशों के संबंधों में जो गर्मजोशी है ये उसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट का स्वागत करते हुए और इस वक्त नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू, और अफ्रीका का एक बेहद महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है नाइजीरिया को। इन मायनों में नाइजीरिया एक बेहद महत्वपूर्ण देश अफ्रीका का, और नाइजीरिया के राष्ट्रपति का G20 में एक आमंत्रित देश के रूप में इस G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होना भी बेहद महत्वपूर्ण संकेत देता है। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति का भारत आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू का स्वागत करते हुए। और स्पष्ट तौर पर नाइजीरिया बहुत से उत्साहित होगा क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के इंटरेस्ट्स लगातार आने शुरू हो गए हैं। ऑटो सेक्टर में कुछ बड़ी उम्मीदें, कुछ बड़े ऐलान भी हुए हैं बीते दिनों। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शिएन लूंग, और हम जानते हैं कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बेहतर केमिस्ट्री रखते हैं, और ऐसे में सिंगापुर के प्रधानमंत्री का भी एक आमंत्रित देश के तौर पर G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होना स्वाभाविक है। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री का आगमन। आसियान समिट के दौरान भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया सिंगापुर का स्पष्ट तौर पर, और सिंगापुर से जो भारत सीखना चाहता है उस स्मार्ट सिटीज़ का जो प्रोजेक्ट है, फाइनेंसिंग सिटीज़ ऑफ टुमारो को लेकर के जो कॉन्फ्रेंस हुई
गांधीनगर में उसमें सिंगापुर की बहुत ही अहम भूमिका रही। गिफ्ट सिटी जो बनाया गया है गांधीनगर में, उसमें भी सिंगापुर एक अहम भागीदार के रूप में सामने आया है। स्पेन की उपराष्ट्रपति नाडिया कैल्विनो सेंटा मारिया। हम जानते हैं कि स्पेन यूरोपीय संघ का हिस्सा है और स्पेन के साथ भारत के संबंध बेहतर हैं, और ऐसे में स्पेन की उपराष्ट्रपति और उनके चेहरे पर खिली मुस्कुराहट ये बयां करती है कि इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित देश के तौर पर शामिल होना स्पेन इसे महत्वपूर्ण मानता है। दोनों देशों के बीच स्किल्ड वर्कफोर्स के आदान प्रदान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता दिखाई दे रही है और स्पष्ट तौर पर जो G20 में बातचीत चल रही है, लेबर फोर्स के किसी भी तरह के मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो एक आम सहमति, एक वैश्विक सहमति बनाई जाए, उसमें भारत और स्पेन दोनों ही देशों को फायदा होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन की उपराष्ट्रपति नाडिया कैल्विनो सेंटा मारिया का स्वागत करते हुए हैंडशेक करते हुए। 9 आमंत्रित देश इस बार 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से विशेष रूप से आमंत्रित देश। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मंडपम में प्रवेश करते हुए। संयुक्त अरब अमीरात एक बेहद महत्वपूर्ण देश, विशेष रूप से आर्थिक रूप से अगर हम बात करते हैं, तेल संसाधनों के कारण और अन्य कूटनीतिक कारणों से भी भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी देश संयुक्त अरब अमीरात। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के दोनों देश काफ़ी ज़्यादा उत्साहित, और हाल ही में जो FTA किया गया है भारत की तरफ से, उसका फ़ायदा अब ज़मीन पर दिखने लगा है। रोज़गार के लिहाज से, GDP के लिहाज से, और दोनों देशों के बीच जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसको बढ़ाने में इस FTA की बहुत अहम भूमिका रही है। और बहुत सारे भारतीय सऊदी अरब में जो कार्य करते हैं उनको लेकर के लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और उनको असिस्टेंस दिया जाए, और आप केमिस्ट्री स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत करते हुए न केवल हैंडशेक बल्कि दोनों हाथों से उनके हाथों को थामते हुए, उन्हें गले लगाते हुए। और G20 सदस्य देशों में सबसे पहले मेक्सिको के आर्थिक मामलों की मंत्री राकेल बुएनरोस्ट्रो सैंचेज। मेक्सिको को विकासशील देशों की एक सशक्त आवाज़ के रूप में देखा जाता है, और एग्रीकल्चर को लेकर के जो वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनसे सीखने की कोशिश पूरी दुनिया करती रही है। एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप में भी मेक्सिको की अहम भूमिका रही है। किस तरह से खाद्य सुरक्षा को लेकर के जो खाद की कीमतों में हमने उछाल देखा कोविड के दौरान, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के दौरान, उसमें कैसे सभी लोग मिलकर के फूड सिक्योरिटी की जो समस्या है उस पर आम राय, आम सहमति बना पाएँ, उसमें मेक्सिको ने एक अहम योगदान दिया। और स्पष्ट तौर पर G20 के सदस्य देश के रूप में भारत और मेक्सिको के न केवल द्विपक्षीय संबंध बल्कि G20 के मंच पर भी इन दोनों देशों का एक विकासशील देश के तौर पर अपने विचारों को रखना काफ़ी अहम। तो मेक्सिको की आर्थिक मामलों की मंत्री राकेल बुएनरोस्ट्रो सैंचेज का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिज। 2018 में जब अर्जेंटीना ने G20 की अध्यक्षता की तो उस वक्त फूड सिक्योरिटी को एक मुद्दा बनाया। शायद किसी को नहीं पता होगा कि उसके बाद कोविड और उसके बाद रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के बाद फूड इनसिक्योरिटी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। लेकिन आज भारत ने ज़बरदस्त लीडरशिप का परिचय दिया। फ्यूल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, 3F की जो क्राइसिस है उसको सेंटर में रखते हुए वार्ताओं के जरिए कैसे इस संकट का एक साझा हल निकाला जाए, पुरजोर कोशिश की भारत ने अपनी ओर से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिज का स्वागत करते हुए। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन एल्बनीजी। सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ऑस्ट्रेलिया की आवाज़ बहुत ही महत्वपूर्ण। ऑस्ट्रेलिया ने एक ओपन ग्लोबल इकोनॉमी और रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का समर्थन किया है, जिस पर भारत के प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा फोकस रहा है कि जो 20वीं सदी के संस्थान हैं उनको 21वीं सदी के लिए कैसे तैयार किया जाए। खुले तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन किया है कि जो रिफॉर्म्स हैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का होना चाहिए, उस पर कई सारे पेपर्स आ चुके हैं। भारत की ओर से इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी पहली रिपोर्ट भी सौंप दी है। दूसरी रिपोर्ट शायद अक्टूबर में आएगी, जिसका असर आने वाले दिनों में आपको प्रेसिडेंसी के दौरान दिखाई दे सकता है।
एक बड़ी पहल ऑस्ट्रेलिया ने जिसका भरपूर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्बन एल्बनीज़ी का स्वागत करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो का आगमन। G20 शिखर सम्मेलन पर आने से पहले जस्टिन ट्रूडो ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि G20 शिखर सम्मेलन में जो चर्चाएं आगे बढ़ेंगी उनमें कनाडा के प्रधानमंत्री क्या पक्ष लेते हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो राजनीतिक या भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको भारत ने G20 के विकास के मुद्दे पर हावी नहीं होने दिया। और इस वक्त यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लायन। जैसा कि आपको पता है कि 19 देशों के साथ यूरोपियन यूनियन कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इस वक्त हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा ब्लॉक आप देखें, भारत के कारोबारी संबंध लगातार प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 के बाद देखें तो जो हिस्सेदारी है भारत की यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक के साथ वो करीब करीब दोगुनी हो गई है। 8% से बढ़कर के 18% की हिस्सेदारी कारोबार में स्पष्ट तौर पर नजर आई है। और यूरोपियन यूनियन के साथ कारोबारी संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाना द्विपक्षीय तौर पर ये भारत की प्राथमिकता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हम बात कर रहे हैं, बायलैटरल एंगेजमेंट्स भी होने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन G20 में यूरोपियन यूनियन की महत्वपूर्ण भूमिका। पूरे यूरोप की तरफ से एक मात्र सदस्य जो पूरे यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है G20 के इस बहुत ही खास मंच का। तो यूरोपियन यूनियन की कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लायन, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल, जिनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यूरोपियन यूनियन G20 में फिलहाल इकलौता संघ, जिसके बाद अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद कह सकते हैं कि G20 में 2 संघ हो जाएंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज का आगमन। G7 में जर्मनी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, और G7 के मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो स्पष्ट तौर पर उनका भव्य स्वागत किया गया था। और वहाँ पर जो क्लाइमेट जस्टिस को लेकर के आवाज़ें उठी थीं उसको जर्मनी का भरपूर समर्थन मिला था। जर्मनी और भारत के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्ट को लेकर के और ज़्यादा रिश्तों को मजबूत करना और साथ ही साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना, उस पर भी निगाह रहेगी। लेकिन G20 के मंच पर जर्मनी की बहुत ही खास भूमिका वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनाने के लिहाज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज का स्वागत करते हुए। और इस वक्त इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, मात्र 15 वर्ष की आयु में वे इटालियन सोशल मूवमेंट से जुड़ गई थीं। 21 वर्ष की आयु में ही वे रोम की काउंसलर चयनित हो गई थीं। 29 वर्ष की आयु में ही वे सांसद भी बन गई थीं और 2022 में ही उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री पद को संभाला। 2020 में जब इटली ने G20 की अध्यक्षता संभाली, उस वक्त कोविड-19 का जो क्राइसिस था वो काफ़ी अपनी जड़ें जमा चुका था। ऐसे में रोम डिक्लेरेशन, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर के एक साझे प्रयास के तौर पर जो प्रेसिडेंसी की थी, इटली ने उसे काफ़ी सराहा गया था और इटली ने भी भरपूर समर्थन दिया है भारत की G20 प्रेसिडेंसी का। केमिस्ट्री आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का स्वागत करते हुए। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं 2012 से 2017 तक, और इसीलिए भारत के साथ संबंधों को वे पूरी तरह और बेहतरीन तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। जापान एक महत्वपूर्ण देश है हमारे लिए, जिसके साथ हम विभिन्न मंचों पर हम सहयोगी के तौर पर काम करते हैं। और जापान ने पूरा समर्थन दिया है भारत का ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर। स्पष्ट तौर पर जब ऐसा कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि जब भारत और चीन की बात आती है तो जापान हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जापान ने खुल करके भारत का समर्थन किया है, भारत के विचारों का, और भारत के पक्ष में अपने विचार रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का स्वागत करते हुए। और इस वक्त दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यो। दोनों देशों के बीच
मित्रता की 50वीं वर्षगांठ दोनों ही देश मनाते हुए और एक स्पेशल कैंपेन G20 से ठीक पहले चलाया गया, जिसमें दोनों देश एक साझी विरासत, विश्वास की विरासत को आगे ले जाने पर सहमत हुए हैं, मित्रता को और प्रगाढ़ करते हुए। और G7 समिट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इनसे हुई और अब G20 का मंच तैयार और पूरे साल हमने सहयोग देखा कोरिया का भारत की तमाम प्राथमिकताओं पर और स्पष्ट तौर पर सांस्कृतिक लिहाज से दोनों देश और ज़्यादा करीब आते हुए। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल, जिनका स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। श्री एम सिरिल रामाफोसा जो रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता रहे हैं, ट्रेड यूनियन के नेता रहे हैं, पेशे से व्यापारी भी रहे हैं। 2014 से 2018 तक आप दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति रहे और अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान। और G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा का आगमन। हाल ही में ब्रिक्स समिट की सफल मेज़बानी करने के बाद अब G20 के मंच पर दोनों ही नेता एक बार फिर से कुछ ही दिनों में मिलते हुए विकासशील देशों के साझा हितों को वैश्विक मंच प्रदान करते हुए दोनों देशों के संबंध कारोबारी तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और मानवीय तौर पर बहुत ही प्रगाढ़, बहुत ही प्राचीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा का स्वागत करते हुए, हैंडशेक करते हुए, फॉर्मल फोटो ऑप देते हुए। और इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोआन का भारत मंडपम में आगमन। 2003 से 2014 तक आप तुर्की के प्रधानमंत्री रहे हैं। इससे पहले आप इस्तांबुल के मेयर भी रहे हैं और अब तुर्की के राष्ट्रपति के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए और G20 के मंच पर अपने देश को प्रस्तुत करते हुए। तुर्की ने 2015 में G20 की अध्यक्षता संभाली थी और उस वक्त इंक्लूसिवनेस, इन्वेस्टमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के 3I के इर्द गिर्द पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी तुर्की की थी। और भारत की प्रेसिडेंसी में इंक्लूसिव एक पहला एजेंडा जिसको कहा जा सकता है और एक्शन ओरिएंटेड जो हमारा अंतिम एजेंडा है जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन के साथ जोड़ सकते हैं। तो दोनों ही प्रेसिडेंसी में काफ़ी समानता दिखाई देती हुई और बहुत ही। और 2015 में जब तुर्की की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तब W20 विमेन 20 का भी एंगेजमेंट ग्रुप जिसका निर्माण किया गया था, जिसका गठन किया गया था और वहीं से महिला विमर्श के मुद्दों को भी आगे बढ़ाया गया, जिससे पहले G20 में कोई महिलाओं के मुद्दे पर विमर्श का अलग से कोई समूह नहीं था। तो तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोआन का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का आगमन भारत मंडपम में। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, पहले ब्रिटिश एशियन जिन्होंने पद संभाला है। और आप पहले राजकोष के चांसलर भी रह चुके हैं, ट्रेजरी के मुख्य सचिव भी रहे देश में और अब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए ऋषि सुनक, हमने देखा कि कल जैसे ही वे हवाई जहाज से उतरे उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ गले मिलते हुए ऋषि सुनक के साथ और हैंडशेक करते हुए औपचारिक स्वागत। G20 का समर्थन और सबकी निगाहें होंगी भारत UK FTA वार्ता पर, जो कि बहुत ही फाइनल स्टेज में है और दोनों नेता इसको अंतिम रूप दे सकते हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर होंगी कि भारत UK FTA को लेकर के दोनों देश कैसे आगे बढ़ते हैं। और G20 के सभी मुद्दों पर समर्थन करते हुए ऋषि सुनक स्पष्ट तौर पर, खुले तौर पर, औपचारिक तौर पर भारत का समर्थन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की तारीफ कर चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का भी आगमन। व्लादिमीर पुतिन नहीं आ पाए, उनकी जगह सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करते हुए। रूस एक शक्तिशाली देश जिसकी आवाज़ G20 शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण रहेगी। ट्रॉयका देशों के राष्ट्राध्यक्ष जिनमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो का भारत मंडपम में आगमन। इंडोनेशिया जो पहले अध्यक्ष रहा है ट्रॉयका यानी
वे 3 देश ट्रॉयका में शामिल होते हैं जिनमें जिससे अध्यक्षता भारत ने ली और जिसे भारत अध्यक्षता देगा, यानी ब्राजील। और इस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो का आगमन हो चुका है। आसियान समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की अध्यक्षता का पूरा समर्थन किया और G20 के लिए समर्थन की बात की। आसियान के मोर्चे पर भी उस मंच पर भी उन्होंने G20 के प्राथमिकताओं का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये सदी एशिया की है, ये सदी हम सब की है और इसलिए जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है उस पर फोकस करना आसियान क्षेत्र को बहुत ही आवश्यक। और इस वक्त ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, ब्राजील जो भारत से अध्यक्षता ग्रहण करेगा, भारत के बाद ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष होगा। ऐसे में ट्रॉयका के तहत ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा भारत मंडपम में आगमन। ब्रिक्स के साझे सदस्य के तौर पर भारत और ब्राज़ील लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे हैं एशिया का और विकासशील देशों का। ब्रिक्स के मंच के ज़रिए ही दोनों देशों को एक सशक्त आवाज़ भी समझा जाता है विकासशील देशों की और इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो ट्रॉयका है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत से प्रेसिडेंसी अब ब्राज़ील को सौंपी जाएगी और कल शाम इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील को आधिकारिक तौर पर G20 2023-24 की अध्यक्षता सौंपेंगे और इसके हालांकि ये जो कल डिक्लेरेशन किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रेसिडेंसी, उसके बाद भी भारत की ओर से काम जारी रहेगा 30 नवंबर तक। 1 दिसंबर से ऑफिशियली ये प्रेसिडेंसी जारी और विकासशील देशों को मुद्दों को प्राथमिकताओं के तौर पर ज़रूर शामिल किया जाएगा। पूरे विश्व को यही उम्मीद। तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन जो G20 शिखर सम्मेलन के विभिन्न मंचों पर विभिन्न चर्चाओं में कुछ मुद्दों पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो आउटकम डॉक्यूमेंट आएगा उसमें एकमत सहमति मिल पाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन जिनका भारत मंडपम में आगमन। और अमेरिका के पहले स्टेट विजिट के दौरान जिन मुद्दों की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी उसको और आगे बढ़ाते हुए दोनों ही नेता अपने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान और G20 के मंच पर भी जो वैश्विक मुद्दे हैं, भारत की प्राथमिकता के मुद्दे हैं, अमेरिका ने उनका खुल करके स्वागत किया है। मल्टीलेटरल एजेंसीज इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स के मुद्दे पर अमेरिका स्पष्ट तौर पर भारत का समर्थन करता हुआ नजर आया है। UNSC की स्थायी सदस्यता का भी अमेरिका ने खुले तौर पर समर्थन किया है और ये स्पष्ट तौर पर अमेरिका कहता आया है कि अगर दुनिया की ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है तो भारत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बदलते हुए परिदृश्य में दुनिया की सोच को बदलना ही होगा और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तब भी हमने देखा कि किस तरीके से उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी ने प्रधानमंत्री के दोनों तरफ से हाथ पकड़ के वे उन्हें अपने आवास के अंदर लेकर गए थे। और वो ये दिखाता है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कितने मधुर, कितने करीबी संबंध हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पीछे चित्रित इस चित्र को राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक्सप्लेन करते हुए कि इसके मायने क्या हैं। इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं आपको कि सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और इस वक्त कुछ ही देर पहले हमने देखा कि उनका भारत में आगमन हुआ था और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा भारत मंडपम में। बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य G20 का सऊदी अरब, क्योंकि पूरी दुनिया में हम जो फ्यूल क्राइसिस देख रहे हैं उसमें उसको समाधान देने में सऊदी अरब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और जो कच्चे तेल की कीमतें हैं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती हैं। ऐसे में ये जो लीडरशिप दिखाई गई है सऊदी अरब की ओर से भारत के G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान तमाम वर्किंग ग्रुप्स के दौरान जो
एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा है, उसमें एक बहुत ही मजबूत स्तंभ के रूप में सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत के G20 का समर्थन किया। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वागत करते हुए और इसी के साथ विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्षों का स्वागत का कार्यक्रम औपचारिक रूप से संपन्न हुआ, जिसके बाद अब प्रथम सत्र वन अर्थ की शुरुआत होगी और इस सत्र में पृथ्वी को लेकर कैसे विभिन्न देश महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, एक पृथ्वी, अपने पृथ्वी के संरक्षण को लेकर देश क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसे में अभी तक विभिन्न कार्य समूहों में और एंगेजमेंट ग्रुप्स में जो बातें निकलकर सामने आई, जिसके आधार पर शेरपा ट्रैक में डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, ऐसे में विभिन्न देश उस पर मंथन करेंगे ताकि कुछ ठोस नतीजे लेकर सामने आ सके।